नमस्ते दोस्तों, अंकेश भाई आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पूरी गाइड। अब टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये वीडियो देखने के बाद व्याकरण आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं बोर्ड एग्जाम को कौन है असली बाप। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि मतलब दोस्ती कराना, लेकिन यहां दोस्ती करानी है शब्दों की। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, जैसे विद्यालय में विद्या और आलय मिलकर बना है। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है, जैसे दिनेश में दिन और ईश मिलकर बना है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, जैसे निर्धन में निह और धन मिलकर बना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये संधि याद कैसे रखें? तो भाई, इसके लिए एक ही उपाय है, अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आसानी होगी। इस चैप्टर में हमने जो उदाहरण देखे उन्हें ध्यान से समझो और खुद भी प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछने में बिल्कुल भी शर्म मत करना। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं समास की। समास मतलब छोटा भाई, जो 2 शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना देता है, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 नाम याद कैसे रखें? तो भाई, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। अवध कद्दू दूध वाला। हाँ, अजीब है लेकिन काम करता है। समास विग्रह करना भी बहुत आसान है। बस आपको यह पहचानना है कि कौन सा शब्द किस शब्द का भाई है और उन दोनों को अलग अलग करके उनका मतलब समझना है। दोस्तों, अब बारी है उपसर्ग और प्रत्यय की। ये वो सुपर पावर हैं जो शब्दों को और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला शब्दांश, जो शब्द का अर्थ बदल देता है, जैसे अ जोड़ने से शुद्ध का अशुद्ध बन जाता है। प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला शब्दांश, जो शब्द का रूप बदल देता है, जैसे ता जोड़ने से स्वतंत्र का स्वतंत्रता बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना बहुत आसान है। बस आपको यह देखना है कि शब्द के आगे या पीछे कौन सा शब्दांश लगा है और उसका क्या मतलब है। तो भाई, अब आप भी उपसर्ग और प्रत्यय की मदद से शब्दों को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। चैप्टर 4, विलोम शब्द, उल्टा पुल्टा लेकिन मजेदार। अब बारी है विलोम शब्दों की। विलोम मतलब उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात। विलोम शब्द याद रखना बहुत आसान है, बस आपको हर चीज का उल्टा सोचना है। विलोम शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी भाषा को और भी ज्यादा रोचक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी विलोम शब्दों के साथ खेलो और अपनी भाषा को बनाओ और भी ज्यादा मजेदार। चैप्टर 5, पर्यायवाची शब्द, एक के बदले एक फ्री। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची मतलब एक ही चीज के कई नाम, जैसे सूर्य को रवि, दिनकर, भास्कर भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द याद रखने से आपकी शब्दावली बढ़ती है और आप अपनी बात को और भी अच्छे से कह पाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को याद रखने के लिए आप शब्दकोश की मदद ले सकते हैं या फिर रोजाना अखबार पढ़ते समय नए नए शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी भाषा को बनाओ और भी ज्यादा समृद्ध। चैप्टर 6, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द अनेक अर्थ, बवाल ही बवाल। दोस्तों, अब बारी है अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे जल का मतलब पानी भी होता है और चमक भी। अनेकार्थी शब्दों को पहचानने के लिए आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना होगा और उसमें उस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है यह समझना होगा। अनेकार्थी शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी भाषा को और भी ज्यादा रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी अनेकार्थी शब्दों के साथ खेलो और अपनी भाषा को बनाओ और भी ज्यादा मजेदार। दोस्तों, अब बारी है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने की। जैसे डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, वैसे ही हमें अशुद्ध वाक्यों का इलाज करना है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप रोजाना अखबार पढ़ेंगे और सही ढंग से बोलने और लिखने की कोशिश करेंगे
तो आप आसानी से अशुद्ध वाक्यों को पहचान कर उन्हें शुद्ध कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप भी व्याकरण के डॉक्टर बन जाओ और अशुद्ध वाक्यों का इलाज करो। दोस्तों, अब बारी है मुहावरों और लोकोक्तियों की। मुहावरे और लोकोक्तियां हमारी भाषा की शान है। ये वो शब्दों के जोड़े हैं जिनका मतलब उनके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आसमान सिर पर उठाना का मतलब बहुत शोर मचाना होता है, न कि सचमुच में आसमान को उठाना। मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को और भी ज्यादा रोचक और प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप भी मुहावरों और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी भाषा को बनाओ और भी ज्यादा मजेदार। दोस्तों, अब बारी है काल की। काल मतलब समय। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं, वर्तमान काल में हो रही घटनाओं के बारे में और भविष्यत काल में होने वाली घटनाओं के बारे में। काल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई घटना कब हुई, हो रही है या होगी। तो दोस्तों, अब आप भी काल के खेल को समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बारी है वाच्य की। वाच्य मतलब क्रिया का स्वरूप। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्मवाच्य में कर्म पर और भाववाच्य में भाव पर। वाच्य को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप भी वाच्य के खेल को समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बारी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की। ये चारों मिलकर वाक्य बनाते हैं, जैसे 4 पहिए मिलकर गाड़ी बनाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराती है। इन चारों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से वाक्य बनता है। तो दोस्तों, अब आप भी वाक्य के इन 4 स्तंभों को पहचान गए होंगे। दोस्तों, अब बारी है शब्द भेद की। शब्द भेद मतलब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को उनके उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। शब्द भेद को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, अब आप भी शब्द भेद के बारे में जान गए होंगे। चैप्टर 14, रस, छंद और अलंकार। जब शब्द बन जाएं जादू। दोस्तों, अब बारी है रस, छंद और अलंकार की। ये तीनों मिलकर कविता को और भी ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। रस से कविता में रस आता है, छंद से लय आती है और अलंकार से सौंदर्य आता है। रस, छंद और अलंकार को समझना जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें कविता की सुंदरता और प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब आप भी रस, छंद और अलंकार के जादू को समझ गए होंगे। चैप्टर 15, पत्र लेखन। जब शब्दों से करनी हो बात। दोस्तों, अब बारी है पत्र लेखन की। पत्र लेखन एक कला है, जिसमें हमें अपने मन की बात को शब्दों में पिरोना होता है। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। पत्र लेखन के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब आप भी पत्र लेखन की कला में माहिर हो जाओगे। चैप्टर 16, निबंध लेखन। जब शब्दों से रचनी हो पूरी दुनिया। दोस्तों, अब बारी है निबंध लेखन की। निबंध लेखन में हमें किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होता है। निबंध लेखन के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब आप भी निबंध लेखन की कला में माहिर हो जाओगे। चैप्टर 17, संवाद लेखन। जब शब्दों में हो बातचीत का तड़का। दोस्तों, अब बारी है संवाद लेखन की। संवाद लेखन में हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखना होता है। संवाद लेखन के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब आप भी संवाद लेखन की कला में माहिर हो जाओगे। पुत्रों, लो भाइयों, हो गई तैयारी, अब तो फोड़ दोगे एग्जाम। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।
बस अब देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एग्जाम में धूम मचा देना। ओनल द बेस्ट।